चलो क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग थियरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज। इसमें अपने ने स्टार्टिंग की थी, इसके बाद वाला देखो पेज नंबर में अगर गलत नहीं हूं तो 12। इसमें मैं आपको शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस टेबल एंड फिगर शोज दैट इंडिया हैज, ऊपर से देखो, इंडिया और मलेशिया दो अलग अलग कंट्रीज है। 120 के सामने 120 यानी 1:1 डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो। मतलब यहाँ साबित यह करना है कि इंडिया को मलेशिया की कंपैरिजन में दोनों में ही कॉस्ट एडवांटेज है, यानी दोनों ही चीजें इंडिया मलेशिया की कंपैरिजन में अच्छा बना पाती है, राइट। लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि क्लोथ ज्यादा अच्छा बना पाती है, जबकि मलेशिया दोनों ही चीजें खराब बना पाती है इंडिया की कंपैरिजन में। लेकिन वो मलेशिया रबर कम खराब बना पाती है, यानी मतलब खराब बना पाना इसका मतलब ये ना क्वालिटी खराब होती है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, या तो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया जितना नहीं होता है, हम ऐसा मान के चले। अब इसमें इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ बोथ कॉमोडिटी सॉरी, बट इट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। सो वो किस में स्पेशलाइज करेगी? वो स्पेशलाइज करेगी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट क्लोथ के अंदर। मलेशिया की बात करें तो उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज है दोनों गुड्स में, लेकिन कंपैरेटिवली लेस डिसएडवांटेज किस में है? रबर में। सो इट विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ रबर। नाउ टू एग्जामिन द गेन, तो हमको क्या बिफोर और आफ्टर ट्रेड क्या सिचुएशन होगी ना, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो देखो ये ऑटार की सिचुएशन है। ऑटार की सिचुएशन का मतलब बिफोर ट्रेड इंडिया और मलेशिया दोनों ही खुद का प्रोडक्शन करते हैं और खुद ही कंज्यूम कर देते हैं, मतलब ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है दोनों कंट्री में। अब इंडिया की बात करो तो इसमें 60 और 60 दोनों 60-60 यूज करेंगे, क्योंकि उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 120। अच्छा, किसी को अगर ऐसा है कि ऊपर तो 120 लिखा था स्टार्टिंग वाले टेबल में, पर बीच में और की साइन है, यानी या तो मैं इंडिया क्लोथ के 120 यूनिट्स बनाए या रबर के 120 यूनिट्स बनाए, दो में से कोई एक बना सकता है। लेकिन अब इंडिया को यहाँ पे जो ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें दोनों बनाने, और अगर दोनों बनाने हैं तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आधे आधे दोनों बनाने पड़ेंगे, 60-60। इसी तरह से मलेशिया की बात करें तो मलेशिया 20 यूनिट्स क्या बनाएगी? क्लोथ, और 40 यूनिट्स रबर के बनाएगी। अब पूरे दुनिया के अंदर क्लोथ का प्रोडक्शन 80 यूनिट्स का है, रबर का 100 का, जबकि इंडिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन 120 यूनिट्स का और मलेशिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन 60 यूनिट का, टोटल मिला के 180। अब अगर ट्रेड हुआ तो क्या करेंगे? तो देखो ट्रेड हुआ तो पहले प्रोडक्शन की बात करो। इंडिया सिर्फ क्लोथ का प्रोडक्शन करेगी तो मतलब वो कौन सा प्रोडक्शन छोड़ देगी? रबर का। तो खाली 120, नीचे छेले वाले टेबल में देखो 120 यूनिट उसने क्लोथ के बनाए और रबर का प्रोडक्शन उसने छोड़ दिया। अभी सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं। और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया ने क्या किया? क्लोथ का प्रोडक्शन छोड़ दिया और पूरा पूरा रबर बनाया, तो 80 यूनिट्स रबर के बना पाएगी। तो दोनों ही कंट्री को कोई ना कोई जगह पे कुछ ना कुछ तरह का फायदा होना चाहिए। तो देखो क्लोथ का प्रोडक्शन और रबर का प्रोडक्शन 200 और 200 हुआ, और यहाँ पे 20 क्या लिखा है? प्रोडक्शन गेन लिखा है। अब हम कंजम्पशन गेन की बात करें, पर कंजम्पशन गेन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था कि कंजम्पशन गेन जो है वो तुम्हारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड और डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो, तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसी के बिटवीन अगर तुम्हारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो हुआ तो तुम फायदे में हो, लेकिन अगर उसके इक्वल हो गया तो तुम फायदे में नहीं हो, राइट। तो देखो कंजम्पशन गेन में जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे, अंडरलाइन करते जाना साथ में। अगर कंजम्पशन बिटवीन, रेंज क्या लिखा है? बिटवीन टू कंट्रीज, वही डिसाइड करते हैं। हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे? इफ द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बिटवीन, अंडरलाइन करो, बिटवीन द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो ऑफ टू कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज विल गेन फ्रॉम द ट्रेड। लेकिन अगर इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो ऑफ द कंपनी, तो कंट्री, तो वो कंट्री गेन नहीं करेगी, राइट। इसके लिए हमको 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज को समझना है।
तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी में ध्यान दे, इसको बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ, समझना बराबर से। तीनों तीन टेबल को इसी तरह से आपको समझना है, और याद रखो ये एमसीक्यू में इस तरह से पूछ भी सकते हैं। देखो सबसे पहला टेबल, इसमें इंडिया, यहाँ मलेशिया लिखा हुआ है, राइट। यहाँ क्लोथ है और रबर है। इंडिया अभी कितना क्लोथ प्रोड्यूस कर रही थी? 120। 120 क्लोथ तो उसके पास है, लेकिन हमको डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो क्या देखना है? 3:4 का देखना है। 3:4 का। तो मैं पहले 90 को अपने पास रखता हूँ, इंडिया 90 अपने पास रखेगी, राइट। अगर वो 90 अपने पास रखेगी तो इसके सामने वो मलेशिया को कितना 120 में से प्रोवाइड करेगी? 30, क्योंकि मलेशिया तो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही है। पर 30 के सामने मलेशिया को 40, यानी 30 के सामने 40 उसको रबर देना पड़ेगा। 3:4 का मतलब क्या? मैं अगर आपको 3 दे रहा हूँ तो आपको 4 क्वांटिटी देंगे, तो यहाँ पे 30 क्वांटिटी अगर हमने ट्रांसफर की तो 40 अपने को मिलेगी। अब मलेशिया ने टोटल प्रोडक्शन कितने का किया? 80 का। इसमें से 40 उसने इंडिया को दे दिया, तो बचा कितना? बाकी का 40, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों में फर्क क्या पड़ता है? देखो पहले 90 और 40 करो तो 130 हो जाएगा, या 30 एंड 40 करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 70 का हो गया, राइट। यहाँ डिफरेंस है देखो दोनों में, और इसी डिफरेंस का हमको यहाँ पे देखो टोटल करें, ये 80, ये हो गया तुम्हारा 120, ओके। 120 और 80 यहाँ पे हो जाता है 200, दोनों को टोटल करेंगे यहाँ पे भी 200 जाएगा ये तो, ओके। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ध्यान देना इसमें। अब 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथ के सामने 4 यूनिट्स ऑफ रबर, सपोज ये जो टेबल है उसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। मलेशिया 80 यूनिट्स रबर का प्रोडक्शन करती है, 40 यूनिट खुद कंज्यूम करेगी, और 30 यूनिट टेक्सटाइल इंपोर्ट करेगी इंडिया से। 40 यूनिट वो रबर का एक्सपोर्ट कर देगी, और वहां से इंपोर्ट करेगी 30 यूनिट टेक्सटाइल के इंडिया से। कंज्यूमर्स इन मलेशिया गेट गेन इन कंजम्पशन बाय 10 यूनिट्स, 10 यूनिट उसको फायदा होता है। कितना फायदा होता है उनको? 10 यूनिट का कंजम्पशन, क्योंकि पहले वो 60 कंज्यूम कर पाते थे, उसकी जगह पे अब कितना कंज्यूम कर पाएंगे? वो 70 कंज्यूम कर पाएंगे। नाउ इंडिया की बात करें, इंडिया प्रोड्यूसेस 120 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, कंज्यूम्स 90 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, और 40 यूनिट रबर के। जो 40 यूनिट जो रबर के ना, वो इसने किससे मंगवाए? मलेशिया से मंगवाए। वो एक्सपोर्ट करेगी 30 यूनिट टेक्सटाइल मलेशिया को, और उसके सामने 40 यूनिट को इंपोर्ट कराएगी रबर के, और यहाँ पे कंज्यूमर को कितना गेन मिलेगा? 10 का गेन मिलेगा। इट शुड बी नोटेड दैट कंज्यूमर दोनों कंट्रीज के अंदर इक्वली गेन करते हैं। मलेशिया का गेन एग्जैक्टली इक्वल है इंडिया के गेन के, क्योंकि ये क्यों पॉसिबल हुआ? तुम्हारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो 3:4 है, और वो तुम्हारे डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो 1:1 के बीच में। अब तुमको लगे यार ये कैसे 1:1 के बीच में हुआ? 3:4 यानी 3/4 हुआ, 3/4 यानी 0.75, तो 1:1 के बीच में हुआ कि नहीं? ओके, इसलिए thus if the terms international terms of trade are between the domestic exchange ratios of two countries, both the countries will get consumption gain. तो ये साबित हुआ। दूसरा देखो, अब क्या कर देते हैं? 1:2 करते हैं। क्या कर रहे हैं अपने? 1:2 कर रहे हैं। अब जब मैं 1:2 करता हूं तो इससे क्या फायदा नुकसान होगा ये अपने को देखना है। अब यहाँ पे भी सेम, हमने क्या किया? 100 यूनिट्स को अपने पास रखे, इंडिया ने 100 यूनिट्स क्लोथ के अपने पास रखे, 20 यूनिट्स किसको दे दिया? मलेशिया को दे दिया। पर मलेशिया 1 के सामने 2 हमको प्रोवाइड करेगी, तो इसका मतलब 20 के सामने हमको 40 रबर मिलेगा। तो आप देख सकते हो 40 रबर ऊपर है, बराबर। ये 40 रबर्स के आपके पास है यहाँ पे, और 20 के सामने आपको 40 मिलता है। और बचा कितना अब मलेशिया के पास? मलेशिया ऑलरेडी 40 रबर अपने को प्रोवाइड कर चुकी, तो बचा कितना उसके पास? सिर्फ 40 रबर का बचा उसके पास, राइट। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे
तो टोटल कंजम्पशन मलेशिया का पहले भी 60 था, अभी भी 60 था, मतलब 0, लेकिन इंडिया फायदे में 140 हो गया, तो इसका मतलब इंडिया को यहाँ पे फायदा हुआ। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद टेबल देखें। मलेशिया प्रोड्यूसेस 80 यूनिट्स ऑफ रबर, 40 यूनिट रबर के वो कंज्यूम करती है और 20 यूनिट टेक्सटाइल के जो वो इंडिया से इंपोर्ट करेगी। वो 40 यूनिट रबर के एक्सपोर्ट करेगी, उसके सामने 20 यूनिट रबर के, अरे सॉरी, टेक्सटाइल के इंडिया से इंपोर्ट करेगी। यहाँ कंज्यूमर मलेशिया के उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:2 है और मलेशिया का टर्म्स डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो भी 1:2 है, दोनों सेम है तो फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया प्रोड्यूसेस 120 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, कंज्यूम्स 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 40 यूनिट्स ऑफ रबर बाय इंपोर्टिंग फ्रॉम मलेशिया, एक्सपोर्ट 20 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल टू मलेशिया और 40 यूनिट रबर के इंपोर्ट करेगी, वो तो आगे अपने देखा, और 20 यूनिट का उसको फायदा हुआ। अब समझो कि 1:1 है। क्या है 1:1? अगर 1:1 है तो इंडिया का देखो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो स्टार्टिंग वाले में 1:1 है, तो इंडिया का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो, मैं कौन से पेज की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 12 के ऊपर के टेबल की बात कर रहा हूँ। देखो इंडिया का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो 1:1 दिखा है स्टार्टिंग में ऊपर, बराबर 1:1 लिखा है, तो वो 1:1 और ये भी 1:1 है। तो यहाँ पे अपने साबित ये करना है इंडिया को फायदा नहीं होता। कैसे? इंडिया ने 80 यूनिट्स क्लोथ के अपने पास रखे, 40 एक्सपोर्ट कर दिए, तो मलेशिया 40 के सामने 40 देगी, क्योंकि 1:1 का तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो है, सॉरी इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो 40 के 40 सामने 40 मुझे रबर के मिलते हैं इंडिया को, तो देखो ये 40 रबर के मिले, ये 40 मुझे क्लोथ को क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा, और अब मलेशिया के पास कितना बचता है 40, तो मलेशिया 40 + 40 यानी 80 पे आया। इसका मतलब उसका पहले 60 था कंजम्पशन, उसकी जगह पे 80 हो गया, तो 20 का उसको फायदा हुआ। और जब बात करें अपने इंडिया की, तो 80 + 40 करेंगे तो 120 यानी 0, ये क्या हो गया तुम्हारा गेन्स कंजम्पशन से हो गया, राइट। यानी इंडिया को कोई गेन नहीं मिलता, वही एक्सप्लेनेशन आपको आगे लिखा है। तो देखिए मलेशिया प्रोड्यूस करता है 80 यूनिट रबर के, 40 यूनिट रबर के वो कंज्यूम करेगा, 40 यूनिट टेक्सटाइल के कंज्यूम करेगा, 40 यूनिट रबर के वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, जिसके सामने 40 यूनिट टेक्सटाइल के वो इंपोर्ट करेगा, और इनमें कंजम्पशन गेन 20 यूनिट्स का है। इंडिया 120 यूनिट्स टेक्सटाइल के प्रोड्यूस करेगा, उसका कंजम्पशन 100 यूनिट टेक्सटाइल का और 40 यूनिट सॉरी रबर का है। अच्छा सॉरी, ये कंज्यूम्स 100 यूनिट लिखा है, उसको चेंज करके 80 कर दो, 80 है, जस्ट एक सेकंड है, हाँ यस 80 है, यहाँ पे 100 की जगह पे 80 करना है। एंड एक्सपोर्ट 20 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल टू मलेशिया, और इंपोर्ट कितना करेगा 40 यूनिट रबर के। कंज्यूमर्स इन इंडिया, उनको कोई गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो से बिल्कुल इक्वल है, इसकी वजह से इन दिस केस इंडिया ना गेन करेगी ना लूज करेगी, जीएनपी की बात करो और कंजम्पशन की बात करो तो, लेकिन मलेशिया दोनों में ही गेन करेगी। तो याद रखना इसमें एक कंट्री गेन कर रही है लेकिन दूसरी कंट्री को नुकसान नहीं हो रहा है, एक कंट्री गेन कर रही है लेकिन दूसरी, यानी दोनों थियरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करो, यानी ये वाली थियरी, और एब्सोल्यूट जो ऊपर पहले अपने सीखी थी वो, दोनों में ही हमारा मेन मकसद क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के नुकसान पे आगे नहीं बढ़ सकती, ये हमारा मकसद होता है उसके अंदर। अब अपने when a large country is rich and small country is poor, trade will increase the welfare of poor country without giving rise to loss to rich country. रिच कंट्री को नुकसान भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, लेकिन पुअर कंट्री को यहाँ पे फायदा होता है, ऐसा मान के चला जाता है, लेकिन इसके भी लिमिटेशन है। बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, it is based on labor theory of value. This theory is based on the labor theory of value which is defective and it is based on unrealistic assumptions. This theory is based on the assumption that सिर्फ लेबर खाली अकेला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, कैपिटल भी तो होता है, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसने सोचे ही नहीं, तो पहला लिमिटेशन ये। दूसरा मनी कॉस्ट, मनी इकोनॉमी के अंदर इट इज नॉट प्रॉपर टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रियल टर्म्स, यानी लेबर यूनिट्स में इसको नहीं अपने एक्सप्लेन कर सकते हो। रियलिटी में कॉस्ट हमको टर्म्स ऑफ
मनी के अंदर मेजर करनी चाहिए। assumption of mobility and immobility of labor. This theory is based on an assumption that labor is perfectly mobile, यानी लेबर एक कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, और से अलग अलग कंट्री में नहीं मोबाइल है, मतलब एक कंट्री से दूसरी, सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह एक कंट्री में जा सकता है, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जाएगा, यानी दो कंट्री के बीच में ही मोबाइल है, सेम कंट्री के अंदर मोबाइल है। पर हमने यहाँ पे रियलिटी में ये देखा है कि सेम कंट्री के अंदर भी लेबर कई बार इमोबाइल होता है। एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमेशा अनरियलिस्टिक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी अनरियलिस्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन और फ्री ट्रेड भी नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने कंट्री के अंदर दूसरे आने वाली चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर किया गया। इस ये मेन लाइन है इसके अंदर, याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे याद भी करना है। ये जो अंदर लिखा है ना, वो सेम लाइन को रिपीट किया है, वर्ड को इन्होंने लाइन में कन्वर्ट किया है, बस, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में है नहीं। देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ट्रांसफर करने के लिए, पर इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया। बेसिस ऑफ ट्रेड, बेसिस ऑफ ट्रेड बताया गया कि कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस जैसा कुछ होता ही नहीं, कैसे आता है वो। एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ग्रेहम, comparative cost advantage may not lead to complete specialization when one country is small and the other one is big. एक कंट्री छोटी हो, बड़ी कंट्री के सामने वो टिकी नहीं पाएगी, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हो या ना हो, फिर भी उसको कोई ना कोई जगह पे क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए John Stuart Mill's theory of reciprocal demand, how does it explain determination of terms of trade? Explain how equilibrium terms of trade are determined by reciprocal demand. रेसिप्रोकल डिमांड मतलब समझते हो, मेरी कंट्री में तुम्हारी प्रोडक्ट, तुम्हारी कंट्री की प्रोडक्ट की डिमांड, और तुम्हारी कंट्री के अंदर मेरी कंट्री की प्रोडक्ट की डिमांड, उसको रेसिप्रोकल यानी उल्टी डिमांड बोलते हैं, राइट। थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड हैज बीन डेवलप्ड बाय, अंडरलाइन करो, जॉन स्टुअर्ट मिल। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, terms of trade depends on reciprocal demand, yani demand for our goods in other country and demand for foreign goods in our country. A reciprocal demand means the relative strength, yani intensity and elasticity of demand of two countries for the products of each other. एक दूसरे की प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड होती है वो डिमांड बोली जाएगी, बराबर। इसमें ने दो चीजें, देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ, कई बार क्या आके सामने वाली कंट्री को हमारी प्रोडक्ट के बिना चले ना, तो हमारी प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा डिमांड में भी होगी, प्लस वो लोग हमारी प्रोडक्ट के लिए अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट को कुर्बान कर देना चाहेंगे, समझे, यानी सस्ते में दे देना चाहेंगे ऐसा। इफ देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, द टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स अपॉन ए's डिमांड फॉर बी's प्रोडक्ट और बी's डिमांड फॉर ए's प्रोडक्ट, वन रेसिप्रोकल, सिंपल है एकदम। वी एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल डिमांड, एजवर्थ एंड मार्शल, उसने ऑफर कर्व एनालिसिस बाद में डेवलप किया, इसको अपने रेसिप्रोकल डिमांड ऑफर कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। देखो यहाँ एजम्पशंस ऑफ दिस थियरी नेक्स्ट पेज पे। इस थियरी के अंदर पहला एजम्पशन ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा परफेक्ट कंपटीशन, दो कंट्री और दो कमोडिटी, जैसे कि यहाँ पे दो कंट्री के बारे में बात करें, ए और बी कंट्री, और दो कमोडिटी जैसे क्लोथ और दूसरा क्या था, रबर। देर इज फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम कंट्री के अंदर आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और इसमें भी कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन होता है। अब ऑफर कर्व, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। ऑफर कर्व shows that how much amount of one commodity a country is ready to offer for the given amount of another commodity. Thus, it indicates intensity of demand curve, demand for foreign goods in a country, right? जैसे suppose there are two countries A and B, दो commodities है क्लोथ एंड रबर, तो A स्पेशलाइज करेगा खाली क्लोथ में, और वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा क्लोथ को और इंपोर्ट करेगा रबर। B स्पेशलाइज करेगा रबर में, और वो एक्सपोर्ट करेगा रबर को और इंपोर्ट करेगा क्लोथ को।
अब ये जबरदस्त चीज है, देखो पहले है ना डिराइवेशन ऑफ ओवर कर्व ऑफ कंट्री ए, देखो कैसे लिखा गया है, 25 यूनिट क्लोथ के एक्सपोर्टेबल है, मैं 25 यूनिट के सामने 5 यूनिट रबर के इंपोर्ट करने के लिए रेडी हुआ, मतलब मेरा सेक्रीफाइस देखो 5 यूनिट छोड़ के 1 यूनिट ले रहा हूँ, 5:1, 5 यूनिट ऑफर कर रहा हूँ, इसके सामने 1 यूनिट मांग रहा हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना वैसे वैसे ये क्या कर होते जाएगा, कम। उसके बाद में 40 के सामने 10 हुआ, यानी 4:1। उसके सामने 60 के सामने 20 हुआ, उसके बाद 3:1, 80 के सामने 40, 2:1, और 100 के सामने 100, 1:1। ये जो 1:1 आया ना, वहां सेटल हो गया। अब तुम्हारी कंट्री में और मेरी कंट्री में दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई, अब ट्रेड यहाँ पे सेटल हो गया, अब इससे आगे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम जैसा पॉइंट आ गया, बराबर। इनिशियल स्टेज के अंदर ज्यादा है, फिर धीमे धीमे कम होता जाएगा। द टर्म्स ऑफ डज लिखा है ना वहां से, पर तीसरे के बाद में, thus the terms of trade are declining, this is because of the operation of law of underline करो diminishing marginal utility, आएगा एमसीक्यू में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब कंट्री एक ही चीज का मोर एंड मोर कंज्यूम करेगी ना, तो नए आने वाले यूनिट में से उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, यानी जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना उसकी अहमियत कम होती जाएगी, राइट। सो इट इज विलिंग टू एक्सपोर्ट लेस यूनिट ऑफ क्लोथ विथ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ रबर। अब इसको अगर हमको डायग्राम में ड्रॉ करना है ना, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ओ ए एक ऑफर कर्व ड्रॉ किया गया है, बराबर नहीं, ये लाइंस जो है ना वो नहीं ड्रॉ करोगे ना तो चलेगा। कौन सी वाली लाइंस, ये जो बीच वाली लाइंस इसके अंदर दिखती है ना, वो नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा। ए बी सी डी खाली पॉइंट लिख दो, ई और एफ, एफ के बाद डिक्लाइन होना शुरू करता है, बराबर ने। ये किसका ऑफर कर्व बना है, एक्स एक्सिस के ऊपर रबर को मेजर किया जो हम इंपोर्ट करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर क्लोथ को मेजर किया जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओ ए कंट्री ए का ऑफर कर्व है, और ये अपवर्ड राइजिंग है अप टू पॉइंट ई, उसके बाद में डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, राइट। यानी ऑफर कर्व क्या बता रहा है, सेट या तो लोकस, लोकस यानी कलेक्शन ऑफ पोटेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय अ कंट्री। ऐसा ही दूसरा ऑफर कर्व अपने ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये ओबी का हमने ड्रॉ किया, ओबी का ऑफर कर्व भी वैसा ही है, पर वो कैसा है, लेस होता जा रहा है, धीमे 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 कम होता जा रहा है, ऐसा। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरे डायग्राम में देखो। किसी को ऐसा है कि मैं दो डायग्राम अलग अलग नहीं ड्रॉ करूँ, ये तीसरे में दोनों को समझा दूं तो भी चलेगा, बराबर। अगर टाइम ना हो तो अपने ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तीसरा डायग्राम एक का। लेकिन रेसिप्रोकल डिमांड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें बड़े, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थियरी, और रेसिप्रोकल। तुम्हारे पास दो अलग अलग ये डायग्राम में पॉइंट्स है, देखो ध्यान देना, एक नंबर 1 लिखा है वो, और एक नंबर 2 लिखा है वो, बराबर ने। नंबर 1 तो अपने दिमाग में आ जाता है कि चलो ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों ऑफर का तुम्हारे उसी जगह पे इक्वलाइज होते हैं, यानी वहां पे 1:1 हो जाता है, इसलिए वो एग्जैक्टली तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन 2 क्यों नहीं है ना, वो साबित करना है हमको। जो 2 है वो 2 पॉइंट के ऊपर अपने इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मानते, वो साबित करना है, राइट। तो उसके लिए पहले अपने ये देखे कि 1 की बात करें तो पॉइंट 1 के ऊपर है, दिस पॉइंट कंट्री ए is ready to offer OA units of cloth for OB unit of rubber, मतलब मैं मांगूंगा कि तुम मुझे OB यूनिट दो रबर के, मैं तुमको OA यूनिट क्लोथ्स के दे रहा हूँ। और कंट्री बी इज रेडी टू ऑफर OB यूनिट्स ऑफ रबर फॉर OA यूनिट्स ऑफ क्लोथ, राइट। Thus at this point A's demand for B's product and B's demand for A's product are equal, दोनों इक्वल है। So this is equilibrium point, and equilibrium terms of trade are OA units of cloth equal to OB units of rubber। क्या हुआ, OA units of cloth and OB units of rubber, ओके। आगे देखो,
दोनों इक्वल हो गए। इसमें अपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर हम बात करें इस पॉइंट के बाद की, 1 के बाद आगे बढ़े, यानी ओई तरफ जाए, ओई दिख रहा है ऊपर, राइट, वहां जाए, तो वहां आगे पॉसिबल नहीं है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, आगे देखते हो। अब 2 नंबर के पॉइंट पे नेक्स्ट पेज पे लिखा है व्हाई ट्रेड इज नॉट पॉसिबल एट पॉइंट 2। इसको जरा बराबर से समझना, मैं जो जो अल्फाबेट बोलूं उस अल्फाबेट पे ध्यान देना। कंट्री ए इज रेडी टू एक्सेप्ट A1C3 अमाउंट ऑफ रबर इन एक्सचेंज ऑफ OA1 अमाउंट ऑफ क्लोथ। डायग्राम में देखो, मैंने क्या बोला, A1C3, बराबर ने, A1C3 दिख रहा है, यानी इतना ही दिख रहा है A1C3, इतना ही। लेकिन उसके सामने आप कितना ऑफर करने के लिए रेडी है, देखो, रेडी टू एक्सेप्ट A1C3 अमाउंट ऑफ रबर, OA1 अमाउंट ऑफ क्लोथ, यानी क्लोथ का बहुत बड़ा अमाउंट तुम सामने वाले को दे रहे हो। बट कंट्री बी इज रेडी टू ऑफर A1C1 अमाउंट ऑफ रबर, तो कंट्री ज्यादा ऑफर करने के लिए रेडी है और तुम मांग रहे हो कम, तो ये तो अपोजिट हो गया ना, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं साबित हुआ। सिमिलरली इसी पॉइंट के ऊपर हम कंट्री बी की बात करें, तो B1C4 दिख रहा है छोटा सा नीचे वाला पार्ट, B1C4, ये क्या करने के लिए रेडी है, ऑफर करने के लिए रेडी है, सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है B1C4 अमाउंट ऑफ क्लोथ इन एक्सचेंज ऑफ OB1 अमाउंट ऑफ रबर। तो इसका मतलब B1C2 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ क्लोथ है वो कंट्री है सामने से दे रही है, तो बेवकूफ है अपने के वो चीज ना एक्सेप्ट करे, तो मतलब ये तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम साबित नहीं हुआ ना। तो 2 पॉइंट नंबर 2 के ऊपर क्या है, हम पहले एक्सेप्ट कम करने के लिए रेडी है लेकिन सामने वाला ऑफर ज्यादा कर रहा है, हम कम एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की ऑफर बड़ी है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे देखो तो दूसरी जगह भी वैसा ही है, हम कम एक्सेप्ट, वो सामने वाला भी कम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है लेकिन हम ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। इसलिए इक्विलिब्रियम हमारा 1 नंबर के पॉइंट के ऊपर बराबर है। तो कितनी एक्सेस ऑफर है वो देखो, C1C3 एक्सेस ऑफर करता है रबर की कंट्री बी, बराबर, और C2C4 एक्सेस ऑफर करता है कंट्री ए, कंट्री बी को। इससे दोनों कंट्री एक्सपांड करेगी ट्रेड को कि चलो और आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते बढ़ते अपने एग्जैक्टली कौन सी जगह पे सेट हो जाएंगे, 1 नंबर के ऊपर, और 1 नंबर का जो पॉइंट है ना वो एकदम परफेक्ट है। अब इसके भी लिमिटेशन या तो क्रिटिसिज्म, सबसे पहले लिखा गया अनरियलिस्टिक assumption. J.S. Mill's theory is based on unrealistic assumptions such as 2 countries and 2 commodities, law of constant returns to scale, lack of transportation cost, full employment, ये सबके सब अनरियलिस्टिक है, एक भी assumption सच्चा नहीं है। दूसरी बात, डोमेस्टिक डिमांड के बारे में बात नहीं की हमने, क्या बोला, सामने वाली कंट्री कितनी डिमांड करती है और हमारी कंट्री का क्या, हमारे लोग डिमांड करेंगे उसका क्या। तो अकॉर्डिंग टू वाइनर, याद रखना एमसीक्यू आता ही है, a country would be prepared to export its product only after satisfying the domestic product। बचेगा तो एक्सपोर्ट करोगे ना, बचेगा नहीं तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे। सिमिलर साइज ऑफ 2 कंट्रीज, अब दोनों कंट्रीज सेम साइज की हुई, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेहम, Mill's theory would fail if one country is big and other country is small. In such case, TOT would be fixed at or near to comparative cost of big country. 2 countries, 2 commodities assumption is unrealistic. J.S. Mill's theory is based on 2x2 मॉडल, 2 कंट्री और 2 प्रोडक्ट, लेकिन हजारों प्रोडक्ट कंट्री के अंदर होती है और दुनिया में सैकड़ों कंट्रीज भी है। अब निगलेक्ट द सप्लाई साइड, ये सब लोगों ने डिमांड साइड की बात की है, सप्लाई के तो सामने वाला डिमांड कर रहा है, सप्लाई की कहाँ बात है, राइट, तो इसको सप्लाई साइड यहाँ पे बात नहीं की। अकॉर्डिंग टू ग्रेहम, द सप्लाई साइड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। He said that the law of reciprocal demand is appropriate only to trade in antiques and old masters. Antiques समझते हो, पुरानी चीजें, बराबर ना, वो सब के बारे में बात की गई है। Ignorance of fluctuation in income in 2 countries, अब इनकम भी अलग अलग कंट्री में बदलती रहती है, कई बार कोई कंट्री के अंदर इनकम बढ़ जाती है लोगों की, तो कई बार उस कंट्री के अंदर कम भी हो जाती है, तो ये इन सब बातों को इसने इग्नोर किया है।
एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये एमसीक्यू के लिए खाली करना है तुमको। द डायग्राम शोज द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो वाई एक्सिस के अंदर इंडिया का प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर मलेशिया का प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट है रबर का। ओए और ओबी ये कंट्री ए और कंट्री बी के ऑफर कर्व से ये अपने को पता चलता है। ओए जो लाइन है ना बीच में, जो 1 के ऊपर दिख रही है वो लाइन, वो जो लाइन है, ये जो ओए लाइन है, वो जो ओए लाइन तुम्हारी स्टेटिक टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी मतलब वो चेंजेबल नहीं है। इक्विलिब्रियम साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्टेटिक सेंस इज डिटरमाइंड एट पॉइंट 1, यानी 1 पॉइंट के ऊपर तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम है, जहां पे दोनों तुम्हारे पुराने कर्व ओए और ओबी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, राइट। अब अगर मैं 1 से 2 पॉइंट की तरफ शिफ्ट करूंगा, सुनना ध्यान से, a leftward shift in country B's offer curve from OB to OB1 will lead to shift the TOT line from OA to OB, and this will cause shift in trade equilibrium position from point 1 to point 2। अब ये होगा क्या इससे, ये तो समझ में आ गया कि चलो शिफ्ट हुआ कहां से, OB से OB1 की तरफ। अभी OA सेम है, OA चेंज नहीं हुआ है, वो OA1 नहीं हुआ है। हमने क्या शिफ्ट किया, OB से खाली OB1 शिफ्ट किया, इससे तुम 1 से 2 की तरफ गए, बराबर। तो कौन सी तरफ तुम्हारा मूवमेंट हुआ, वाई एक्सिस के तरफ तुम्हारा मूवमेंट हुआ। अब ये मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये एमसीक्यू है, देखो लिखा गया है कि दिस विल इंप्रूव सच अ शिफ्ट causes TOT to improve for country B। वाई की तरफ जाएगा तो कंट्री बी का टीओटी इंप्रूव होगा, और कंट्री ए का टीओटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी उसको नुकसान होगा। अब बिकॉज कंट्री ए इज नाउ एबल टू इंपोर्ट अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ रबर इन एक्सचेंज ऑफ फॉर अ गिवन टेक्सटाइल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, यानी उतने टेक्सटाइल से मैं उतना टेक्सटाइल दे रहा हूँ, लेकिन उसके सामने मुझे कम इंपोर्ट मिल रहा है रबर का। बात समझ रहे हो, किसकी हालत खराब हुई, कंट्री ए की हालत खराब हुई, कंट्री बी की हालत सुधरी, कब, जब शिफ्ट कौन सी तरफ हुआ, वाई एक्सिस की तरफ हुआ तो। ओके, और वो भी कौन सा ऑफर कव, कंट्री बी का ऑफर कव शिफ्ट हुआ। चार बातें मैं बता रहा हूँ, पहले कंट्री बी का ऑफर कव शिफ्ट हो रहा है, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट के ऊपर मिला। दूसरी बात, वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हुआ, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इससे क्या फायदा हुआ, कंट्री बी का टीओटी इंप्रूव हुआ, और कंट्री, चौथी बात, कंट्री ए का जो टीओटी है ना वो वर्सन हुआ, यानी खराब हुआ। अब as the TOT line becomes steeper and keeps on moving closer to y axis, the TOT would go on worsening for country A and improving for country B। जितना y की तरफ जाएगा ना उतना कंट्री ए से दूर जाएगा, यानी कंट्री ओ को खराब और कंट्री बी के लिए अच्छा। This is due to adverse changes in country B's reciprocal demand for country A's export product। Here we assume that fall in demand for country A's product by country B due to negative approach of country B for product of country A। कंट्री ए के प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि कंट्री ए की तरफ हमको ऐसा लगता है कि नहीं उसकी प्रोडक्ट हमारा इतनी गरज नहीं, हमको कंट्री ए की प्रोडक्ट को कंट्री बी वाले ज्यादा मांगते नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि एक तो ड्रॉप इन टेस्ट ऑफ, अभी ये भी पूछो, एक बार ऐसा पूछा था कि अगर कंट्री ए की प्रोडक्ट कंट्री बी के अंदर कम डिमांडेड होगी तो ऑफर कर्व कौन सा शिफ्ट करेगा, कहाँ, तो कंट्री बी का वाई की तरफ, कंट्री बी का वाई की तरफ। बस ये एक याद रखो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरा क्या है, कंट्री बी का ए का ऑफर कब है, OA से OA1 देखो। अब मुझे इन्हें समझाने की भी जरूरत ना पड़े, पर फिर भी देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। OA से OA1 कौन सी तरफ मूव होता है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव होता है। एक्स एक्सिस की तरफ मूव होगा तो इसमें उल्टा कंट्री ए की कंडीशन बढ़ेगी और कंट्री बी की खराब होगी, बराबर। और इसमें क्या होगा,
कंट्री ए के लोग कंट्री बी वालों से ज्यादा क्वांटिटी मांगेंगे, यानी कंट्री बी को कम चीजें मिलेगी, उसके सामने ज्यादा चीजें उसको बेचनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो लिखा है ना 1 2 3 जो शिफ्ट है वो। अच्छा देखो, डाइवर्जन इन ट्रेड डायरेक्शन फ्रॉम कंट्री ए टू सम अदर कंट्री। 3 रीजन। पहला रीजन कौन सा हो सकता है? एक तो टेस्ट बदल जाना, दूसरा कंट्री ए से अब गरज नहीं बची तो इसलिए दूसरी कंट्री की तरफ चले गए बी वाले लोग, और कंट्री बी क्या करती है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी अपनी कंट्री के अंदर जो चीजें पहले इंपोर्ट करती थी वो बनाना चालू कर देती है। बराबर ना? अब अ शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 3, ये क्या लिखा गया है? OA1 की तरफ शिफ्ट होना। बराबर ना? ये भी चेंजेस किसके अंदर आएगा? ए के अंदर आएगा तो चेंज होगा। बी के अंदर कुछ नहीं चेंज होना है, क्योंकि बी का ऑफर को अपने सेम रख रहे हैं। हम किसका ऑफर कब चेंज कर रहे हैं? ए का ऑफर कब चेंज कर रहे हैं। बराबर। अब आगे देखें, इंटरनल चेंजेस में भी इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकता है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इन कंट्री ए। कंट्री ए ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे जो प्राइस है ना एक्सपोर्ट की वो कम हो गई। अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन कंट्री ए, कटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल कंसिडरेबली। चेंजेस इन कॉस्ट कम हो गई, यानी चेंजेस इन द सप्लाई कंडीशन ऑफ कंट्री ए विल हैव द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन इट्स ऑफर कर्व फ्रॉम OA टू OA1। राइट? तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए? दोनों तरफ की शिफ्ट ध्यान में रखो, दोनों तरफ की शिफ्ट। अब हाउ विल यू डिराइव ऑफर कर्व फ्रॉम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? PPC से कैसे आएगा ये? बराबर। और CIC भी है साथ में, यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए अपने इसमें ऑफर कर्व से क्या पता चलता है कि मेरी कंट्री कितना ऑफर करने के लिए रेडी है सामने वाली प्रोडक्ट के लिए, और सामने वाली कंट्री मेरी प्रोडक्ट के लिए कितना ऑफर करने के लिए रेडी है, ये पता चलता है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, और कम्युनिटी इंडिफरेंस का क्या बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी लोग डिमांड करते हैं। याद रखो CIC है ना कंज्यूमर की साइड का है, और PPC जो है ना वो प्रोड्यूसर की साइड का है। CIC यानी कंज्यूमर इंडिफरेंस का, कम्युनिटी इंडिफरेंस का कंज्यूमर की साइड का है, लोगों की तरफ का है, और प्रोड्यूसर की तरफ का कौन सा है? PPC है। इक्विलिब्रियम बिफोर ट्रेड यानी प्री ट्रेड सिचुएशन, टू डिराइव एन ऑफर कर्व लेट अस टेक PPC यानी AB जो दिया गया है यहाँ पे, एंड अ सेट ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CIC is shown in the diagram. Equilibrium is established at point A पॉइंट के ऊपर। देखो CIC ऐसे आएगा, PPC हमेशा उल्टा आता है, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव टू ओरिजिन। किसको? PPC को कॉनकेव टू ओरिजिन बोला जाएगा, यानी AB जो है ना वो PPC है। यहाँ पे जो AB बनाया गया है वो PPC है। बराबर। और बाकी CIC 1 2 और 3 दिए गए। याद रखो, इन डिफरेंस कर्व जितना ज्यादा ऊपर ने उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Here, the price ratio of two goods is represented by straight line. P1 जो straight line है ना, उससे ये पता चलता है प्राइस रेशियो कितना है, और ये दोनों का स्लोप इक्वल है। PPC का स्लोप, और जहां पे दोनों एक दूसरे को टच करें ना वहां पे स्लोप इक्वल हो जाता है। याद रखो, जहां दोनों एक दूसरे को टच करे, कट ना करे, टच करे, वहां स्लोप इक्वल होता है। कट करे वहां स्लोप कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, अलग अलग स्लोप होते हैं। अब एजम्पशन, दो कंट्री दो कमोडिटी, ए का स्पेशलाइजेशन क्लोथ में, बी का रबर में। अब डिराइवेशन ऑफ ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए कैसे किया गया है? देखो ध्यान देना, आपने देखा यहाँ कितने अलग अलग कर्व्स दिए गए, P1 P2 P3 P4, ये 4 लाइंस है। हर लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये तुम्हारे कौन से है? CIC कर्व्स है। ये सबके सब तुम्हारे CIC ऐसे कर्व ड्रॉ किए गए ना, A पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर, C और D के ऊपर। ये सब जगह पे सिर्फ टच होते हैं, याद रखो टच होना है, कट नहीं करना उसको। तो इसके बाद में सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे कंट्री ए का ऑफर कर्व मिलेगा। राइट? जो बाजू वाले डायग्राम में आपको बताया गया है, सेम आपको वैसे ही ऑफर कर्व मिलेगा कंट्री बी का, जो नीचे वाले डायग्राम में आपको बताया गया है। राइट? अब
ये दोनों ऑफर कर्व, उसके बाद में आगे हमको क्या बता रहे हैं, ऑफर कर्व क्या बताता है, रेसिप्रोकल डिमांड किसकी, हमारी कंट्री में सामने वाली प्रोडक्ट के लिए, और हमारी ऑफर सामने वालों को उतनी ही प्रोडक्ट के लिए क्या होती है वो। नाउ अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, ये एमसीक्यू के लिए, देखो ध्यान देना, किसने कौन सा मॉडल दिया, वो एडम स्मिथ 1723 से 1790, बराबर। ये सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक बनाने वाला, मतलब सबसे पहले बोलते हैं ना फाउंडेशन रखने वाला क्लासिकल थियरी को, और इसको इसने कौन सा मॉडल दिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल। लेकिन उसने फ्री ट्रेड को एडवोकेट किया, ये पूछते हैं फ्री ट्रेड को एडवोकेट करने वाले कौन कौन, सब जितने भी है उसमें से मेजोरिटी ऐसे हैं। देखो डेविड रिकार्डो 1722 से लेके 18, गलत है, हाँ 1823, राइट, 101 साल जिया था ये, वही हुआ ना। रिकार्डो हैज रिफाइंड एंड एक्सपेंडेड द एडम स्मिथ्स एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल, उसने कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल बताया। इसको क्या बोला जाता है, दोनों मॉडल को अपने सप्लाई वर्जन बोलेंगे, ये भी आ सकता है। दे हैव पेड एक्सक्लूसिव अटेंशन ऑन सप्लाई कंसिडरेशन, यानी खाली प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया है। उसने दो बातों को बताया, एक तो टर्म्स ऑफ ट्रेड और दूसरा गेन फ्रॉम ट्रेड बताया। अब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, जेएस मिल फर्स्ट पर्सन था जिसने डिमांड को कंसिडर किया, ये पूछ सकते हैं। लेकिन साथ में उसने कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल को ही आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में ही हैज प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड उसने प्रोवाइड की, बट इट वाज रूमर्ड रिमूव्ड इन द 19th सेंचुरी बिकॉज इट वाज वेग, वेग यानी अनक्लियर था। फिर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट F.Y. एजवर्थ और अल्फ्रेड मार्शल, they have removed the principle of reciprocal demand and they have originated and developed the theory of offer curve. Theory of offer curve is also known as geometric technique of demonstrating the theory of reciprocal demand. When the contributions of Smith, Ricardo, Mill, Edgeworth, Marshall are put together, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न थियरी, यानी मॉडर्न थियरी के करता धरता ये लोग है। पर वो भी कौन सा वर्जन है, कंपैरेटिव एडवांटेज का वर्जन है। तो इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पुराना लेकिन सबसे ज्यादा फेमस, राइट। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है।